बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी स्टार्ट करना है। इसका हाफ पार्ट हम इस लेक्चर में करेंगे और हाफ पार्ट इसका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्डर, और इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि प्लेंटिफ को जब कोर्ट के अंदर पेश होना होता है तो उसको किस तरीके से पेश होना चाहिए, या फिर अगर वो पेश नहीं होता, अदालत में नहीं जाता अपने केस की समाअत के लिए, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से डिफेंडेंट के लिए भी इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस का ज़िक्र किया गया है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर हम कुछ प्रोविजंस डिस्कस करेंगे डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट की, वो मैं साथ आपको बताता चलूँगा। और एक सिचुएशन ये भी गिवन है कि जहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ अपीयर नहीं होती, तो वहाँ पर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इसके अलावा कुछ हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर किस तरह की ऑब्लिगेशंस हैं, और जो एडजर्न डेट ऑफ हियरिंग्स हैं, उनके ऊपर अगर कोई पार्टी नहीं आती कोर्ट के अंदर, तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो बेसिकली अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ के मुतालिक ये ऑर्डर है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, और इसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर इंतहाई अहम है। तो चलते हैं, इसको हम अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी प्रोविजंस हमें मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर 9 रूल 1 में ये कहते हैं, ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, द पार्टीज शेल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर्स। तो पहली चीज उन्होंने ये बता दी कि जहां पर प्लेंटिफ दावा दायर करने के बाद समन भेजता है डिफेंडेंट को, उस समन के ऊपर एक डेट मेंशन होती है कि आप आएं, अपना वकालतनामा जमा करवाएं, अपना जवाब दावा जमा करवाएं, और आप फलां तारीख को इतने बजे कोर्ट के अंदर हाजिरी लगाएं। आगे कहता है द पार्टीज शेल बी इन अटेंडेंस। अब यहाँ पर पार्टीज का वर्ड है कि यानी दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ भी और डिफेंडेंट भी, शेल बी इन अटेंडेंस। ठीक है, तो वो अटेंड करेंगी कोर्ट को। तो ये बेसिकली जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसकी बात हो रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीपीसी की टर्मिनोलॉजी में जो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू तक चलती है। ठीक है, जैसे ही इशू फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद जो भी कोर्ट डेट देगी उसको हम फिर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं कहते, बल्कि एडजर्न डेट ऑफ हियरिंग बोलते हैं। तो अभी ये बात हो रही है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग की। The parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders. खुद आ जाएं या फिर वकला के जरिए से वो पेश हो जाएं। And the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. और उसके फौरन बाद क्या होगा कि हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो उसके अंदर वो एडजर्नमेंट दे सकती है। तो प्रैक्टिस हमारी यही है कि जिस दिन डिफेंडेंट आता है कोर्ट के अंदर, वो उसी दिन जवाब दावा जमा नहीं करवाता, बल्कि उसके वकील साहब वकालतनामा जमा करवा देते हैं, या वो खुद पेश हो जाता है, और उसके बाद वो कहेगा कि भाई मुझे वकील करने का मौका दें और नेक्स्ट डेट के ऊपर मैं जवाब दावा जमा करवा दूंगा। तो ये बेसिकली हमारी प्रैक्टिस है, तो कोर्ट उसको एडजर्न कर सकती है। आगे रूल 2 में कहते हैं, वेयर ऑन द डे सो फिक्स्ड इट इज फाउंड दैट द समन्स हैज नॉट बीन सर्व्ड। अब दूसरी सिचुएशन वो बताता है कि भाई जब कोर्ट ने तारीख दे दी, उस तारीख के ऊपर ये पता चला कि समन सर्व नहीं हुए, अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी और पोस्टल चार्जेस इफ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस। अब ये बेसिकली एक छोटा सा मैटर है, लेकिन ये फैटल साबित हो सकता है प्लेंटिफ के केस के लिए। जहां पर भी दावा दायर होता है, वहां पर कोर्ट जब उसको एडमिट कर लेती है, उसको कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लेती है, या अपने आप कह लें कि जो रजिस्टर ऑफ सूट्स है उसके अंदर उसको एडमिट कर लेती है, उस प्लेंट को, उस दावे को, तो पहला काम क्या होता है कि आपने डिफेंडेंट को बुलाना होता है, और उसके लिए कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि भाई डिफेंडेंट को बुलाया जाए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो प्लेंटिफ है वो सारी की सारी कॉस्ट पे करेगा, यानी जो भी पोस्टल चार्जेस होंगे, जो भी कोर्ट फीस होगी,
यहाँ पर कोर्ट फीस का मतलब हम प्रैक्टिकल ये करते हैं कि एक हमें तलबाना फॉर्म मिलता है, कचहरी से, फोटोकॉपियर से मिल जाता है, ठीक है। वो तलबाना फॉर्म हम क्या करते हैं, जमा करवाते हैं, उसके ऊपर हम टिकट लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 रुपए का, 1 रुपए का हम लोग टिकट लगा देते हैं और यही वो कोर्ट फीस है। अब समन आप वैसे नहीं भेज सकते, समन भेजने के लिए जरूरी है कि आप तलबाना साथ अटैच करेंगे, तलबाना फॉर्म, ठीक है। अब तलबाना अगर आपने अटैच नहीं किया, पोस्टल चार्जेस आपने पे नहीं किए, तो सिर्फ इसकी बेस के ऊपर आपका दावा खारिज हो सकता है, सूट खारिज हो सकता है, और इसको हम कहते हैं कि हमारा दावा अदम तलबाना खारिज हो गया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कहता है द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। अब ये छोटी सी चीज है, वो 1-2 रुपए का टिकट नहीं लगाया, तलबाना जमा नहीं करवाया, तो आपका सूट डिसमिस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, ठीक है। अब आगे कहता है प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो का ज्यादातर मतलब यही होता है कि जो चीज पहले बयान हुई है उसके एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी जो कि उसकी एक्सेप्शन क्रिएट कर रही होगी। अब बेसिकली ये प्रोवाइजो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड although the summons has not been served upon the defendant, if on the day fixed for him to appear and answer, he attends in person or by agent when he is allowed to appear by agent. अब कहता है कि ये सिचुएशन भी तो हो सकती है कि समन तो सर्व नहीं हुए, लेकिन डिफेंडेंट को कहीं और से इंफॉर्मेशन मिल जाती है और डिफेंडेंट खुद अपने आप को पेश कर देता है कोर्ट के आगे, या फिर अपने किसी एजेंट को या फिर अपने वकील को, प्लीडर को वो भेज देता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में वो तलबाना या पोस्टल चार्जेस जमा ना करवाने की वजह से प्लेंटिफ का सूट खारिज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट खुद कोर्ट के अंदर आ गया और उसने जो पोस्टल चार्जेस और वो तलबाना वगैरह जमा करवाना था, उसका मकसद यही था कि डिफेंडेंट की हाजिरी हो जाए। वो अगर अदरवाइज हो जाती है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट बाकी नहीं रहती। ओके, आगे रूल 3 में कहते हैं वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई भी पार्टी नहीं आती, ना प्लेंटिफ आता है ना डिफेंडेंट आता है, लेकिन जो आप कह लें कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सूट को परसू करने की, वो प्लेंटिफ की है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है, यहाँ पर स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। दीज आर द मैटर्स बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज। तो इस वजह से प्लेंटिफ प्राइवेट पार्टी की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसने चीजों को देखना है, उसने परसू करना है, कोई भी कॉस्ट पे करनी है उसने पे करनी है, कोई भी चीज होती है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेंटिफ के ऊपर है। तो अगर कोई भी नहीं आता तो इसमें डिफेंडेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, बल्कि प्लेंटिफ का सूट जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से रूल 4 में कहते हैं वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3। अब रूल 4 को आपने याद रखना है कि रूल 4 के अंदर सिर्फ बात हो रही है कि जहां पर आपका सूट डिसमिस हुआ रूल 2 या रूल 3 के तहत। रूल 2 के अंदर कौन सी डिसमिसल थी? अदम तलबाना, ठीक है, जिसमें आप पैसे जमा नहीं करवाते, डिसमिसल इन डिफॉल्ट भी इसको हम कह सकते हैं। और रूल 3 के अंदर जहां पर दोनों ही पार्टीज अपीयर नहीं होती कोर्ट में, ठीक है। अब इन दोनों सूरतों में से किसी एक सूरत में आपका मुकदमा खारिज हो गया, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी रेमेडी यहां पर बताई जा रही है कि अगर रूल 2 या रूल 3 के मुताबिक प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाए तो उसकी रेमेडी क्या है? वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, पहली बात। और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें वो क्या करेगा? सेटिंग असाइड ऑफ डिसमिसल की एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक हो गया। And if he satisfies the court that there was sufficient cause for his not paying the court fee and postal charges, if any, required within the time fixed before the issue of the summons, or for his non-appearance, as the case may be. अब यहां पर वो क्या करेगा कि कोर्ट को वो अदरवाइज सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। यानी वो नया सूट फाइल नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि एक एप्लीकेशन दे देगा जिसके अंदर वो कहेगा कि इस
डिसमिसल को आप सेट असाइड कर दें। ठीक है, सेट असाइड का मतलब ये होता है कि जैसे वो कभी भी फोर्स में, फील्ड में था ही नहीं, और यही समझा जाएगा कि कभी भी उसका मुकदमा खारिज नहीं हुआ था। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली रेस्टोरेशन भी बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सूट। ठीक है, लेकिन रेस्टोरेशन का वर्ड हमें यहां पर नहीं मिलता, यहां पर सेटिंग असाइड द डिसमिसल का वर्ड है। ठीक है, तो कब होगा, और वो फिर कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि भाई मैं क्यों जो पोस्ट कोर्ट फी है और पोस्टल चार्जेस जमा नहीं करवा सका। सफिशिएंट कॉज की बात हो रही है। सफिशिएंट कॉज लॉ ऑफ लिमिटेशन में भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, यानी कोई भी सिचुएशन, जैसे ये कोरोना वाली सिचुएशन है, दैट काउंट्स अ सफिशिएंट कॉज। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फ्लड सिचुएशन हो सकती है, कोई और ऐसा मसला हो सकता है कि जिस वजह से वो ड्यू डिलीजेंस के बावजूद भी कोर्ट में नहीं आ सकता था, कोई इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, एंड पोस्टल चार्जेस इफ एनी रिक्वायर्ड विद इन द, अच्छा उसके बाद कोर्ट कुछ टाइम देती है कि भाई आप ये पैसे जमा करवा लें। ये नहीं होता कि आपने पहली दफा ही वो तलबाना या पोस्टल चार्जेस जमा नहीं करवाए तो कोर्ट उसी दिन आपका सूट डिसमिस कर देगी। प्रैक्टिकली इसमें मौका मिल जाता है, आपको चांस दे देती है कोर्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैटर्स हैं उनको टेक्निकलिटीज के ऊपर डिसाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि पार्टीज को मेरिट पे सुनना चाहिए। ये हमारी जो एपेक्स कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी जजमेंट्स मौजूद हैं इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आगे कहता है बिफोर इशू ऑफ द समन्स और फॉर इज नॉन अपीयरेंस, या अपनी नॉन अपीयरेंस के लिए वो सफिशिएंट कॉज बताता है मैं क्यों नहीं आ सका। एज द केस में बी, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिसमिसल एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। और फिर अगर कोर्ट मुनासिब समझे कि भाई हाँ इसके पास सफिशिएंट कॉज था, तो फिर वो क्या करेगा कि कोर्ट क्या करेगी कि वो डिसमिसल को सेट असाइड कर देगी, और फिर जो है वो केस वहीं से बहाल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा जहां पर वो प्रोसीडिंग खत्म हुई थी। ठीक है, तो नॉर्मली जो इसकी एप्लीकेशन है उसकी लिमिटेशन 30 डेज की होती है कि 30 डेज के अंदर अंदर वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो प्लेंटिफ है। अब इसी तरीके से एक और प्रोविजन आपको मिलेगी सेटिंग असाइड द डिसमिसल, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये रूल 4 को आपने याद रखना है, और रूल 4 सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा, तब एनफोर्स होगा जब दावा आपका खारिज हुआ है रूल 2 में या रूल 3 में। इसके अलावा रूल 4 की कोई वुकत नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं रूल 5 पे। वेयर आफ्टर अ समन्स हैज बीन इशूड टू द डिफेंडेंट और टू वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स, एक डिफेंडेंट होता है उसको भी आप समन भिजवाते हैं, एक से ज्यादा होते हैं तो उनको भी आप समन भिजवाते हैं, एंड रिटर्न्ड अनसर्व्ड, और वहां से समन क्या आ गया, अनसर्व्ड आ गया। ठीक है, मतलब बाजुकात ऐसा होता है कि किसी भी वजह से प्लेंटिफ एड्रेस सही नहीं दे पाता, वो बंदा जो डिफेंडेंट है वो पहले कभी उस जगह पे रहता था, अब वहां पर कोई भी नहीं रहता, घर खाली पड़ा हुआ है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, एंड रिटर्न अनसर्व्ड, the plaintiff fails for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officers to apply for the issue of a fresh summons। अब यहां तक उसने ये कहा है कि जहां पर वो समन जो है वो रिटर्न हो गया अनसर्व्ड, और 3 महीने के अंदर अंदर प्लेंटिफ ने फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई नहीं किया कोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज आपको परेशान कर रही होगी, सर्टिफाइंग टू द कोर्ट। होता ये है कि जहां पर कोई समन जाता है तो समन की बैक साइड के ऊपर क्या होता है कि वो जो नुमाइंदा है, जो प्रोसेस सर्वर है कोर्ट का, वो अपनी रिपोर्ट उसके ऊपर लिखता है। ठीक है, और रिपोर्ट के नीचे उसका एक सर्टिफिकेट होता है, एक मोहर सी बनी होती है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वो मोहर लगाकर ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, कि वो सर्टिफिकेट होता है भाई कि मैंने अपनी ड्यू डिलीजेंस इस्तेमाल की है और उसके बाद मैंने ये समन सर्व करने की कोशिश की है। ठीक है, और इसके बाद ये सर्व नहीं हो सका, फिर वो रीजन लिखेगा कि सर्व क्यों नहीं हो सका। बहरहाल सर्व नहीं हुआ तो उसके बाद प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर फ्रेश समन अप्लाई करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट। ठीक है, तो क्या कहेगा जी कि वो फिर अनलेस द प्लेंटिफ हैज विद इन द सेड पीरियड सेटिस्फाइज द कोर्ट दैट, अब कहता है कि अगर तो वो समन सर्व हो जाए तो फिर उस
डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो सूट होगा वो क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, unless the plaintiff has within the said period satisfied the court that he has failed after using his best endeavors to discover the residence of the defendant who has not been served। ठीक हो गया। तो अब क्या हो जाएगा जी, अगर वो कहता है कि जी मैंने तो बड़ी कोशिश की है, अपने बेस्ट एंडेवर्स मैंने एक्सरसाइज किए हैं, लेकिन मुझे डिफेंडेंट की रेजिडेंस नहीं मिली, तो फिर तो प्लेंटिफ की बचत हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज उसका सूट क्या होगा, डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, उस डिफेंडेंट की हद तक। लेट्स से कि 3 डिफेंडेंट्स हैं, ए बी एंड सी। ए को जो है उसने समन भेजा, वो अनसर्व्ड वापस आ गया, फिर 3 महीने में उसने फ्रेश समन अप्लाई नहीं किया, तो जो उसका क्लेम होगा अगेंस्ट ए वो डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात यानी प्लेंटिफ की फिर नहीं मानी जाएगी, और वो जो डिफेंडेंट होगा वो बरीउजिमा कोर्ट ने उसको कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन बता रहा है कि वो प्लेंटिफ आकर ये कह दे कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन उसकी रेजिडेंस मुझे नहीं मिली, और सच डिफेंडेड इज अवॉइडिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस, या वो जानबूझकर उस घर में नहीं रह रहा जो उसने एड्रेस आईडी कार्ड पर दिया हुआ है, या हमें जो पता है उस एड्रेस का। ठीक है, वो जानबूझकर अवॉइड कर रहा है कि मुझे कोर्ट में ना आना पड़े। ठीक है, या फिर देयर इज एनी अदर सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम, या फिर प्लेंटिफ कोई सफिशिएंट कॉज पेश करता है कि भाई मैं इस वजह से ही समन नहीं करवा सका, आप मुझे और टाइम दे दें। In which case the court may extend the time for making such application for such period as it thinks fit। ठीक है, और फिर जो कोर्ट को मुनासिब लगेगा वो टाइम दे दिया जाएगा। In such case the plaintiff may subject to the law of limitation bring a fresh suit। और फिर इस सिचुएशन में भी अगर वो सूट डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ फ्रेश सूट लेकर आ सकता है। अब पहले भी जिक्र हुआ था सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पर भी जिक्र है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि हम देखेंगे कि उस दावे को दायर करने की लिमिटेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सूट आप फाइल कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, 1 ईयर उसकी लिमिटेशन है, तो आपको फ्रेश सूट देखना पड़ेगा कि वो आप 1 साल के अंदर लाएं। यानी आप सूट फाइल करते हुए कॉज ऑफ एक्शन देखते हैं, कॉज ऑफ एक्शन से आपने कैलकुलेट करना होता है। लेट्स से कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो मई 2020 का है। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि ऑलरेडी 3 महीने डिले कर देता हूं, जून जुलाई और अगस्त 2020 में अपना दावा दायर करता हूं। उसके बाद मैंने 3 महीने और गुजार दी और मैंने समन सर्व नहीं किए। ठीक है, 3 महीने और हो गए, तो ये टोटल हो गए 6 महीने। अब मेरा अगर सूट डिसमिस होता है तो मेरे पास अब 6 महीने बाकी हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक कि मैं उसमें अपना वो सूट फाइल कर सकता हूं। अगर 6 महीने में मैंने वो सूट फाइल नहीं किया तो फिर वो मेरा सूट टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं होगा कि जब आपका एक सूट डिसमिस हो गया फिर आपकी जो लिमिटेशन है वो फ्रेश स्टार्ट होगा पीरियड, बल्कि वो चलता आ रहा था, क्योंकि लिमिटेशन का भी रूल है कि जब एक दफा लिमिटेशन रन होना स्टार्ट हो जाए तो कोई भी इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी उसको स्टॉप नहीं करती। सेक्शन 9 है लिमिटेशन एक्ट का। तो ये सिचुएशन यहां पर बन जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने रूल 6 की तरफ। कहता है वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग देन। अब क्या सिचुएशन हो गई, तीसरी सिचुएशन उसने बताई कि भाई जब प्लेंटिफ अपीयर हो रहा है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा, फिर क्या होगा। Then, if it is proved that the summons was duly served, the court may proceed ex parte and pass decree without recording evidence. Very, very important. अक्सर आप सुनेंगे एक्स पार्टी डिक्री, एक तरफा हो गया केस। एक तरफा इस रूल के तहत है, ऑर्डर 9 रूल 6 क्लॉज ए। ये तब होता है कि जब समन ड्यूली सर्व हो गया, कोर्ट के नुमाइंदे ने अपनी रिपोर्ट लिख दी कि भाई उस बंदे ने सर्व कर लिया है, उसके सिग्नेचर आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के अंदर आता नहीं है, हाजिरी नहीं लगाता। कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है एंड पास डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। प्रैक्टिकली डिक्री नहीं होती, बल्कि कोर्ट एविडेंस एक्स पार्टी रिकॉर्ड करती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, लेकिन कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उसी टाइम विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस एक्स पार्टी डिक्री इशू कर दे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। B. If it is not proved that the summons was duly served, the court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant। अब अगर ये रिपोर्ट आ गई या साबित हो गया कि भाई समन सर्व नहीं हुआ, तो फिर कोर्ट दोबारा समन भेजेगी। आगे कहता है if it is proved that the summons was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in the summons।
अब ये भी होता है कि प्रैक्टिकली कहते हैं कि 2 से 3 दिन का टाइम होने चाहिए, वर्किंग डेज होने चाहिए जब आपने समन सर्व करना है। अगर बहुत दूर दराज के इलाके में सर्व करना है, लाइक अगर मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा हूँ और मैं समन सर्व करवाना चाहता हूँ मुल्तान में, 800-900 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर ये 2-3 दिन वर्किंग डेज के बजाय 5-6 वर्किंग डेज होने चाहिए, ताकि 1-2 दिन जाने में लग जाएंगे समन को, उसके बाद उसको पता चलेगा, फिर इतना लंबा सफर है, एक पूरा दिन उसको चाहिए, तो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर सुबह केस लगा हुआ है तो रात को मैं उसको समन भिजवा रहा हूँ कि सुबह आप आके पेश हो जाएं, ठीक है? तो ये सफिशिएंट टाइम नहीं है, ठीक है? कहते हैं द कोर्ट शेल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट एंड शेल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। तो प्रैक्टिकली कोर्ट्स फिर ये करती हैं कि कोर्ट्स दोबारा से आप एक डेट ले लेते हैं जाके और आप दोबारा फिर उस डिफेंडेंट को समन भिजवाएंगे, ठीक है? आगे कहते हैं वेयर इट इज ओइंग टू द प्लेंटिफ्स डिफॉल्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड। अब अगर प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है कि समन ड्यूली सर्व नहीं हुए, प्लेंटिफ का कोई भी डिफॉल्ट हो सकता है, उसने जो है वो टाइम पे नहीं भेजे, उसने जानबूझकर एड्रेस गलत दे दिया, ठीक है, ताकि उसको समन पहुंचे ना और उसको नुकसान उठाना पड़े, ठीक है, और was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the costs occasioned by the postponement। तो कोर्ट उसके अंदर कॉस्ट पे करने का भी कह सकती है कि भाई आपकी वजह से कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है, तो अब आप कॉस्ट पे करें, ठीक है, एज अ पेनल्टी, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। ओके जी, उसके बाद कहते हैं वेयर द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का उसने जिक्र किया था, जहां पर कोर्ट ने कहा जी कि अच्छा जी हम एक्स पार्टी कर देते हैं, और फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के अंदर वो केस चला गया, ठीक है। एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग, अब ये हम उसकी कंटिन्यूएशन में पढ़े हैं कि जहां पर प्लेंटिफ आता है, डिफेंडेंट नहीं आता, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, और यहां पर हम बात कर रहे हैं एडजर्न डेट ऑफ हियरिंग की, ठीक है। द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट, ये एडजर्न डेट ऑफ हियरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि अब केस एविडेंस के लिए कॉल किया जा रहा है प्लेंटिफ की। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट तो आया नहीं, जवाब दावा जमा नहीं हुआ, जवाब दावा जमा नहीं हुआ तो इशू भी फ्रेम नहीं होंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली फिर एक्स पार्टी में क्या होता है कि आपने प्लेंट जमा करवाई, उसके बाद डिफेंडेंट नहीं आया, एक्स पार्टी हो गई, तो फिर प्लेंटिफ क्या करेगा? अपना एविडेंस प्रोक्योर करेगा, ठीक है। अब कहता है एंड द डिफेंडेंट एट और बिफोर सच हियरिंग अपीयर्स एंड असाइंस गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहा है कि उस डेट के ऊपर, लेट से कि आज क्या तारीख है, 12 सितंबर, 12 सितंबर को एक्स पार्टी कर दिया और कोर्ट ने एडजर्न कर दिया जी 15 सितंबर के लिए। अब कहता है कि 15 सितंबर को या 15 सितंबर से पहले डिफेंडेंट अपीयर के होता है एंड असाइंस गुड कॉज फॉर हिज प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, और वो बताएगा जी कि पिछली डेट पर मैं क्यों अपीयर नहीं हो सका, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, कोई डेथ हो गई थी, कोई और सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। He may upon such terms as the court directs as to costs or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। तो फिर वो sufficient cause दे देगा, तो कोई नुकसान उसको नहीं उठाना पड़ेगा, और यही समझा जाएगा कि भाई कोर्ट एक तो पहले क्या करेगी, कॉस्ट कर देगी, उसको कर सकती है, ठीक है, या अदरवाइज या कॉस्ट ना भी करे, कोर्ट उसको अलाउ कर देती है कि भाई आप आए और आप आकर अपनी प्रोसीडिंग्स को दोबारा ज्वाइन करें। तो इस तरीके से भी ये फिर पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, और उस डिफेंडेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, इसका हाफ पार्ट हमने पढ़ लिया है। रूल्स 8 से लेकर 14 तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।